एक बाइक के घर से लगभग 200 मीटर दूर आकर रुकती है। बाइक पर बैठे लोग उतरते हैं और पैदल उस घर की तरफ चलने लगते हैं। जब वह आदमी घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर में कोई नहीं है। वह चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है और फिर उस महिला को बुलाने के लिए चला जाता है। जहां वह महिला रह रही होती है, उस घर में रहने वाली महिला भी उस आदमी को पहले से जानती थी। जब वह उसे बुलाने गया तो वह भी उसके साथ घर में आ जाती है। उसने उस आदमी को खाने पीने की चीजें दी, जिसमें चाय भी शामिल होती है। इसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन बातों बातों में अचानक उस आदमी ने उस महिला को कोई इंजेक्शन लगा दिया होता है। इंजेक्शन लगते ही महिला बेहोश हो जाती है। महिला के बेहोश होते ही उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया होता है। महिला की वहीं मौत हो जाती है। अब वह इस घटना को हत्या नहीं बल्कि लूट जैसा दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने घर में मौजूद कीमती सामान समेट लिए और सब कुछ चोरी करके वहां से चला जाता है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि वह महिला कौन थी, उस आदमी की उससे क्या दुश्मनी थी, उसने उसे क्यों मार डाला। इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको समझ आ सके कि इस दुनिया में किस तरह के लोग भी होते हैं। ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पूजा नाम की एक लड़की रह रही होती है। उसका परिवार बहुत ही सम्मानित और पढ़ा लिखा था। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे। वे रेलवे में लोको पायलट होते हैं, इसीलिए परिवार को कभी भी पैसे की कोई परेशानी नहीं होती। घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती है और परिवार के कई सदस्य भी पढ़े लिखे होते हैं। लगभग सभी लोग किसी न किसी नौकरी में काम कर रहे थे। जब पूजा 18 से 19 साल की हुई तो लोग उसे देखकर कहते थे कि वह इतनी खूबसूरत है कि अगर वह फिल्मों में या इंडस्ट्री में चली जाए तो दूसरी हीरोइन को भी पीछे छोड़ देगी। इसी दौरान पूजा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश भी पूजा के पिता की तरह रेलवे में ही काम करता था। जब दोनों की मुलाकात हुई, रमेश ने पहली बार पूजा को देखा तो वह उसे बहुत पसंद करने लगा होता है। उसे पूजा इतनी सुंदर लगी कि वह उसके लिए दीवाना हो गया। रमेश को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में पूजा के अलावा कोई और लड़की नहीं आ सकती। उसे यह भी महसूस होने लगा कि पूजा से ज्यादा सुंदर या बेहतर लड़की उसे कभी नहीं मिल सकती। धीरे धीरे पूजा भी रमेश से प्रभावित होने लगती है। वह भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और जल्द ही दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। इस तरह उनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। रमेश एक बेहद साधारण परिवार से होता है, लेकिन उसके पास भी सरकारी नौकरी होती है। जब पूजा के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने देखा कि लड़का अच्छे परिवार से है और सरकारी नौकरी करता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि इन दोनों की शादी कराने में कोई समस्या नहीं है। फिर 2014 में बिना किसी परेशानी या झिझक के पूजा के परिवार ने दोनों की शादी भी करवा दी होती है। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। शादी के बाद पूजा रमेश के घर रहने के लिए आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वह खुश होते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे पूजा का असली स्वभाव रमेश के सामने आने लगता है। पूजा बहुत गुस्से वाली लड़की होती है। उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसकी मांगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे कभी पैसों की जरूरत होती, कभी किसी चीज की, तो कभी ध्यान और आजादी की। वह हर बात के लिए रमेश से ज्यादा मांग करने लगती है। पूजा चाहती थी कि रमेश उसके लिए महंगे कपड़े खरीदे, उसे ढेर सारे पैसे दे, उसे पूरी आजादी मिले। वह जब चाहे घर पर रहे, जब चाहे बाहर जाए, घूमे फिरे, बाहर खाना खाए, यानी अपनी मर्जी से सब कुछ करे और उसे कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो। लेकिन रमेश का स्वभाव पूजा से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे पूजा को बहुत पैसा खर्च करना पसंद था, वैसे ही रमेश को ज्यादा पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वह सिर्फ जरूरी की चीजों पर ही पैसे खर्च करता था और बाकी पैसे बचा कर रखता था। पूजा को बाहर घूमना फिरना पसंद होता है, लेकिन रमेश को
को बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह बस अपने काम पर जाता और फिर सीधे घर वापस आ जाता। पूजा को महंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, जबकि रमेश बहुत ही साधारण स्वभाव का इंसान होता है। वह जो भी कपड़े उसके पास होते वही पहन लेता और इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करता था। धीरे धीरे पूजा और रमेश के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब भी पूजा बहस करती या गुस्सा करती, रमेश चुप ही रहता था। वो कभी पलटकर कुछ नहीं कहता था। रमेश की यही चुप्पी अब पूजा को बहुत खलने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता था कि वह इतनी बातें कहती है, इतना झगड़ा करती है, फिर भी रमेश चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। पूजा हमेशा चाहती थी कि उसे हर सवाल का जवाब मिले। जब भी वह कुछ पूछती, उसे उम्मीद होती कि रमेश तुरंत जवाब देगा, लेकिन रमेश का मानना था कि अगर वह झगड़ा नहीं करना चाहता तो बेहतर है कि वह चुप रहे। वह कई बार प्यार से समझाने की कोशिश करता था, लेकिन पूजा उसकी बात समझ ही नहीं पाती थी। अब जो रिश्ते कभी प्यार से शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे हर रोज के झगड़े में बदलने लगा। कुछ समय तक रमेश और पूजा दोनों ने शादी को चलाने की कोशिश की, शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पूजा ने फैसला कर लिया कि अब वह रमेश के साथ नहीं रहेगी। पूजा ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो रमेश से अलग होना चाहती है। अगर वह चाहती तो आसानी से रमेश को तलाक देकर घर छोड़ भी सकती थी, लेकिन इसके बजाय शायद खुद को सही साबित करने या रमेश को गलत साबित करने के लिए उसने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया होता है। उसने रमेश की हत्या करवाने के लिए एक आदमी को सुपारी दे दी होती है। एक दिन रमेश को बहुत करीब से गोली मार दी जाती है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और भगवान की कृपा से उसकी जान भी बच जाती है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो एक एक करके जो भी सबूत और संदिग्ध सामने आए, सबकी उंगली पूजा की तरफ ही इशारा कर रही थी। चाहे उसके कॉल रिकॉर्ड हो, उसके द्वारा ट्रांसफर किए गए पैसे हों या फिर उस आदमी का बयान जिसने गोली चलाई थी, हर सबूत पूजा के खिलाफ था। इसके बाद पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। इस घटना के बाद रमेश के दिल में पूजा के लिए जो भी थोड़ा बहुत प्यार बचा था वह पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। अब सबके सामने पूजा का असली सांप जैसा खतरनाक चेहरा उजागर हो चुका था। आपराधिक मामले के साथ साथ रमेश ने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे दी। कुछ महीनों तक जेल में रहने के बाद पूजा को जमानत मिल जाती है, लेकिन अपने पति की हत्या की कोशिश का केस अभी चल ही रहा था, इसीलिए उसे बार बार कोर्ट में पेश होना पड़ता था। इन्हीं कोर्ट की पेशियों के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम कल्याण होता है। कल्याण भी एक अपराधी होता है। उसके ऊपर चोरी, लूट और मारपीट जैसे कई केस दर्ज होते हैं, इसीलिए उसे भी अक्सर कोर्ट में पेश होना पड़ता था। यहीं पर उसकी मुलाकात पूजा से हुई। जब पूजा और कल्याण बार बार कोर्ट में आने लगे तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इन बातों में ही दोनों के बीच एक अफेयर शुरू हो जाता है। उनका रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होने लगता है और उनका प्यार भी फिर से एक बार पनपने लगता है। दोनों हमेशा साथ रहने, शादी करने, अपना घर बसाने और परिवार शुरू करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पूजा और कल्याण अलग अलग जातियों से होते हैं और वहां ऐसे रिश्ते का कड़ा विरोध किया जाता था। ज्यादातर लोग उनकी शादी के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने शादी का विचार छोड़ दिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद कल्याण और पूजा ने पास में ही एक किराए का घर ढूंढ लिया होता है और वहां पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। कल्याण रमेश जैसा नहीं था, वह पूजा की हर जरूरत का बहुत ध्यान रखता था। पूजा जो भी महंगी चीजें मांगती वह उसे खरीद कर देता था। उसने पूजा से यह भी कहा कि वह रमेश द्वारा कर्ज किए गए केस से उसे बाहर निकालने में मदद करेगा। कल्याण ने कोर्ट के बाहर रमेश से भी मुलाकात की और केस वापस लेने के बदले उसे पैसे देने की पेशकश भी की। रमेश इस बात के लिए मान गया। बाद में कई लोगों ने यह भी दावा किया कि पूजा और कल्याण ने चुपचाप शादी कर ली थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मंदिर में जाकर शादी की रस्में निभा ली थी। अब पूजा और कल्याण अपने परिवार से अलग ही रह रहे थे। पूजा कभी कल्याण के घर
नहीं जा सकती थी क्योंकि दोनों की जाति अलग होती है और दोनों परिवार उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करते थे। इस तरह वे लगभग 6 साल तक साथ रहे। पूजा को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी एक दुखद घटना हो जाती है। कल्याण का एक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो जाती है। पूजा के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और अब कल्याण भी नहीं रहा। पूजा पूरी तरह अकेली हो जाती है। वह बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। इसके बाद वह अपनी बहन कमला के साथ जाकर रहने लगती है। पूजा अपनी बहन के साथ ग्वालियर में रह रही थी और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। वह आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो क्या करे। तब उसने कल्याण के परिवार से बात की और उन्हें बताया कि भले ही उसके पास यह साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है कि उसकी और कल्याण की शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने मंदिर में शादी की होती है। यह बात सुनने के बाद कल्याण के पिता एजे और उसके बड़े भाई संतोष पूजा से मिलने ग्वालियर पहुंचे। जब एजे और संतोष पूजा के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें अपना साथ ले जाएंगे और तुम्हारे खर्चे का ध्यान भी रखेंगे, लेकिन एक शर्त है। पूजा ने पूछा कौन सी शर्त? उन्होंने कहा तुम्हें हमारे घर आकर हमारे साथ रहना होगा। पूजा इस बात के लिए मान जाती है और कल्याण के घर रहने चली जाती है। यह पहली बार था जब वह अपने ससुराल पहुंची थी। इससे पहले तक वह सिर्फ कल्याण के साथ ही रहती थी। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात कल्याण की मां सुशीला से हुई। सुशीला को अंदर से पूरा विश्वास था कि उसके बेटे की मौत की कोई साधारण सड़क दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसकी हत्या की थी। जब पूजा सुशीला से मिलने गई तो वह रोते रोते उनके पैरों में गिर पड़ती है। सुशीला ने उसे संभाला और प्यार से उसे अपने पास बैठाया। अब पूजा कल्याण के घर में रहने लगी। वहां संतोष की पत्नी रैनी भी अपनी बेटी के साथ रहती थी। पूजा और रैनी मिलकर घर के काम करती थी और आपस में काम बांट लेती थी। कुछ समय बाद पूजा ने कल्याण के परिवार से कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। परिवार ने उसका साथ दिया। उसका दाखिला बैचलर डिग्री में करवा दिया। उसने करीब 2 साल तक पढ़ाई की, लेकिन तभी कोविड-19 महामारी आ जाती है और उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। महामारी के बाद उनके घर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। पूजा और संतोष के बीच रिश्ता धीरे धीरे और भी करीब होता जाता है। दोनों के बीच की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी। संतोष की पत्नी रैनी को लगता था कि पूजा एक बहुत दुखी, शांत और परेशान रहने वाली महिला है जिसने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन पूजा का असली चेहरा तब सामने आया जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब पूजा ने बच्चे को जन्म दिया तो शुरू में रैनी को लगा कि वह बच्चा किसी और का है, लेकिन बाद में पता चला कि वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि संतोष का ही होता है। दरअसल पूजा और संतोष के बीच काफी समय से अफेयर चल रहा होता है। जब रैनी को इस बात का पता चला तो घर में हंगामा मच जाता है। रैनी ने पूजा और अपने पति दोनों से सवाल किया और कहा कि उन्होंने जो किया वह बिल्कुल गलत है, लेकिन संतोष ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। इसके बाद संतोष ने समाज की परवाह किए बिना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी की भी परवाह किए बिना पूजा से शादी कर ली होती है। यह सब देखकर रैनी पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत परेशान रहने लगती है। सिर्फ उसका पति उसे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि उसके ससुराल वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया होता है। उसे अपने बच्चे के भविष्य की बहुत चिंता सताने लगी। आखिरकार मजबूरी में रैनी ने संतोष और पूजा के रिश्तों को स्वीकार कर लिया और उसी घर में रहने लगी। अब रैनी और पूजा दोनों एक ही घर में रहती थी और घर का काम भी करती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरी तरह नजरअंदाज करती थी। रैनी अंदर से बहुत टूट चुकी थी और हमेशा उदास रहती थी। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन संतोष उसके पास वापस आ जाएगा, लेकिन संतोष अब पूरी तरह पूजा के प्यार में पागल हो चुका था। वह सिर्फ उसी की बात सुनता था और वही करता था जो पूजा उससे कहती थी। गांव के लोग भी इस परिवार के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब घर में दिन रात झगड़े होने
रखते हैं। इसी बीच पूजा का ध्यान परिवार की जमीन की ओर जाने लगता है। उसने घर वालों से कहा कि जो जमीन कल्याण के हिस्से में आने वाली थी वह उसे दे दी जाए, ताकि वह वहां बैठकर कोई काम शुरू कर सके, इस रोज रोज के झगड़े से दूर रह सके और सब लोग शांति से रह सके। लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने उसकी बात नहीं मानी और वह जमीन देने से साफ साफ मना कर देते हैं। उधर रैनी ने अपने कुछ गहने अपनी सास सुशीला देवी को संभाल कर रखने के लिए दिए होते हैं। जब रैनी ने अपने गहने वापस मांगे तो सुशीला देवी ने साफ साफ मना कर दिया। इस बात को लेकर घर में बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर रैनी अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन इससे संतोष पर जरा भी असर नहीं पड़ता। संतोष कभी अपनी पत्नी और बच्ची को वापस लाने नहीं जाता। इस बीच संतोष के पिता एजे रैनी के मायके वापस लाने के लिए गए, लेकिन रैनी उनके साथ लौटने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने एजे से साफ कह दिया कि उसके पति के हिस्से की जो भी जमीन है वह उसे दे दी जाए, तभी वह उस घर में वापस रहेगी, वरना वह कभी वापस नहीं आएगी। इतना ही नहीं, रैनी का भाई भी गुस्से में वहां आ गया और उसने एजे को धमकी दी कि अगर उसकी बहन को उसका हक नहीं मिला तो फिर किसी के लिए भी हालात अच्छे नहीं होंगे। आखिरकार एजे बिना अपनी बहू और पोती के साथ ही वापस घर लौट आते हैं। जैसे ही एजे घर पहुंचे तब तक घर के सभी लोगों को रैनी की इस मांग के बारे में पता चल चुका होता है। जब पूजा ने यह बात सुनी तो वह भी परेशान हो गई। फिर उसने भी कह लिया कि जो जमीन कल्याण के हिस्से में आने वाली थी वह उससे चाहिए। पहले जब उसने यह बात उठाई थी तब घर के सभी लोगों ने साफ मना कर दिया होता है, लेकिन इस बार एजे ने मना नहीं किया। वो पूजा की बात से सहमत हो गया और संतोष तो पहले से ही उसके साथ होता है। अब घर में केवल एक ही इंसान बची थी जो पूजा की इस मांग के खिलाफ होती है, उसकी सास सुशीला। सुशीला का साफ मानना था कि उसका बेटा कल्याण किसी सड़क हादसे में नहीं मरा था। उसे हमेशा लगता था कि किसी ने जानबूझकर उसकी हत्या की है, और जब उसने पूजा की मांग और उसका व्यवहार देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत पूजा ने ही किया है। यानी कल्याण की मौत के पीछे कहीं ना कहीं पूजा का ही हाथ है। सुशीला देवी ने सबके सामने साफ कह दिया कि जब तक वह जिंदा है तब तक पूजा को इस घर की जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगी। बस यहीं से पूजा और सुशीला के बीच सीधी टक्कर शुरू हो जाती है। एक दिन पूजा अपनी बहन कमला से मिलने जाती है। कमला की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, वह पैसों की तंगी से जूझ रही होती है। पूजा ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और कमला से कहा कि अगर वह उसकी एक योजना में मदद करे तो बाद में जब जमीन बिकेगी तो जो पैसा मिलेगा उसका आधा हिस्सा वो कमला को भी दे देगी। कमला ने जब पूछा कि आखिर योजना क्या है तो पूजा ने कहा कि वह अपनी सास सुशीला की हत्या करवाना चाहती है और इसमें उसे कमला की मदद चाहिए। पैसे के लालच में कमला तैयार हो जाती है। इसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड अनिल को भी इस बारे में बताया। अनिल भी लालच में आकर इस योजना में शामिल हो जाता है। यहीं से सुशीला को मारने की साजिश शुरू हो जाती है। हत्या के लिए एक खास दिन तय किया जाता है। योजना यह होती है कि उसी दिन सुशीला को मार दिया जाएगा। पूजा को यह भी पता था कि सुशीला की हत्या करने के लिए जरूरी है कि वह घर में अकेली हो। योजना को अंजाम देने के लिए उसे घर के बाकी सभी लोगों को किसी तरह दूर भेजना था। इसीलिए 16 जून को वह अपनी बहन के घर रहने चली जाती है। वहां पहुंचकर पूजा ने अपने ससुर एजू को फोन किया और कहा कि उनकी पोती का जन्मदिन है, इसीलिए वे आकर उसे मना ले। यह सुनकर एजे अपनी पोती का जन्मदिन मनाने वहां पहुंच जाते हैं। 23 जून को जब एजे वापस घर जाने वाले थे तो पूजा ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि संतोष भी वहां आने वाले हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। पूजा ने यह भी बताया कि वह फिर से गर्भवती है। यह सुनकर एजे उस दिन वहीं रुक गए। 23 जून को संतोष भी अपनी पत्नी पूजा से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा और इस तरह घर पर सुशीला अकेली हो जाती हैं। उधर जैसे ही संतोष पूजा के
के पास पहुंचा उसी समय अनिल और उसकी गर्लफ्रेंड कमला, जो पूजा की बहन होती है, अपनी बनाई योजना को पूरा करने निकल पड़ते हैं। दोनों ने अपने घर वालों से कहा कि उनका एक दोस्त अस्पताल में भर्ती है और वो उसे देखने जा रहे हैं, लेकिन वहां से वे सीधे पूजा के ससुराल की ओर चल पड़ते हैं। जैसा कि पहले से तय था, सुबह के समय वे पूजा के ससुराल के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी बाइक लगभग 200 मीटर दूर खड़ी कर दी और बाकी रास्ता पैदल तय किया। जब दोनों घर के अंदर पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आसपास पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि सुशीला कहीं बाहर गई हुई है। तब अनिल उसे बुलाने के लिए गया। जब सुशीला ने अनिल को देखा तो वह उसके साथ घर वापस आ जाती है। सुशीला अनिल को पहले से जानती थी, इसीलिए घर पहुंचकर उसने दोनों को अच्छे से स्वागत किया, उन्हें खाने पीने को दिया और चाय भी पिलाई। मौका मिलते ही अनिल ने सुशीला को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया होता है। इसके बाद उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने घर से कुछ सामान भी चुरा लिया होता है, ताकि ऐसा लगे कि जैसे कोई चोर घर में घुसा था और उसी ने सुशीला की हत्या भी कर दी होती है। सब कुछ चुरा लेने के बाद अनिल और कमला वहां से चले जाते हैं। अब जब पूजा को पता चला कि जिस व्यक्ति को वह मरवाना चाहती थी उसकी हत्या हो चुकी है, तो वह बहुत ही खुश हो जाती है। उस शाम एजे घर वापस आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है। उसे लगा कि शायद सुशीला कहीं बाहर गई होगी, लेकिन जब उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो पाया कि जिस कमरे में गहने रखे जाते थे वह पूरी तरह बिखरा हुआ था और ताला भी टूटा हुआ होता है। तब उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अंदर जाकर उसने देखा कि सुशीला मृत पड़ी हुई थी। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और जांच शुरू कर दी जाती है। रसोई में पुलिस को एक इंजेक्शन और चाय के कप मिलते हैं। चाय के कप देखकर पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि घर में कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आया था, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति को घर में चाय नहीं पिलाता। पास के घरों के लोगों ने भी पुलिस को बताया कि उन्होंने उस सुबह एक आदमी और एक औरत को घर में जाते हुए देखा था। जब पुलिस ने एजे और संतोष से पूछताछ की तो एजे ने अपनी बड़ी बहू राजनी और उसके भाई पर शक जताया। उसने कहा कि वो लोग सुशीला को मारना चाहते थे, इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले राजनी और उसके भाई के नाम पर मामला दर्ज कर लिया होता है, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ही राजनी और उसका भाई खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए होते हैं। उन्होंने ऐसे सबूत पेश किए जिनसे साफ हो गया कि हत्या के समय एक गांव के आसपास भी नहीं थे। तब पुलिस को समझ आया कि जिन लोगों पर उन्होंने शक किया था वो पूरी तरह निर्दोष हैं और इस हत्या से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर पुलिस ने पूजा के पिछले जीवन की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि वह पहले भी कई संदिग्ध घटनाओं में शामिल रह चुकी है। पुलिस को यह भी हैरानी हुई कि अपनी सास की हत्या हो जाने के बाद भी पूजा खुद सामने क्यों नहीं आई, जबकि संतोष और एजे पुलिस के सामने आ चुके होते हैं। इसके बाद पुलिस ने पूजा को ग्वालियर से बुलाया और उसे हिरासत में लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की, क्या उसने यह हत्या की है। इस पर पूजा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो वहां थी ही नहीं। मैं अपने पति और ससुर के साथ अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही थी। हमें एक जरूरी काम था, इसीलिए हम वहां चले गए थे। फिर मैं किसी की हत्या कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जब पुलिस ने पूजा के कॉल रिकॉर्ड की जांच की तो वह हैरान रह जाते हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि पूजा ने अपनी बहन कमला और कमला के बॉयफ्रेंड अनिल से कई बार बात की होती है और सुशीला को मारने की योजना पर चर्चा की थी। इसके बाद पुलिस ने कमला और अनिल के बारे में और जानकारी जुटाई और उनके फोन की लोकेशन चेक की। तब पता चला कि जिस दिन सुशीला की हत्या हुई थी उस दिन कमला और अनिल उसी घर के आसपास मौजूद होते हैं। यह जानकारी मिलते ही पूरे मामले की दिशा ही बदल जाती है। शुरुआत में पूछताछ के दौरान कमला ने सब कुछ नकार दिया होता है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने सब कुछ सच पुलिस को बता दिया होता है। उसने बताया कि पूजा ने उसकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाया और उसे
और उसे उस साजिश में शामिल कर लिया होता है। जब कमला ने पूरी सच्चाई बता दी तो पूजा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों पूजा, कमला और अनिल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया होता है। अब ये तीनों सलाखों के पीछे हैं और अदालत में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है, यानी इन्हें जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा। तो इसी के साथ सुशीला हत्याकांड की यह कहानी यहीं खत्म होती है।